संगीता, सबसे पहले तो आपको मैं बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा अपनी तरफ से भी और द कोर परिवार की तरफ से भी कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है ना। और तो सबसे पहले मैं भी और चाहे जो भी लोग वीडियो को देखेंगे या फिर आने वाले समय में जो देखेंगे वो कहीं न कहीं आपको एक रोल मॉडल की भी तरह देखेंगे। हो सकता है वो जी संख्या हज़ारों लाखों में हो सकती है ना। तो मैं बिल्कुल जी ये अपेक्षा करूँगा कि आप उन्हें वो सब बातें बताएँ जो एस्पिरेंट के तौर पे आपने महसूस किया। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपना एक थोड़ा-सा संक्षिप्त परिचय दे दें उन्हें। ठीक है सर। सर मैं जैसे कि पता ही है कि मैं हरियाणा से हूँ और गुरुग्राम के पास मेरा जो गांव है हुँ, सत्यावास, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरी हुँ, जो हुँ, प्राइमरी हुँ, हुँ, एजुकेशन है वो मुंबई से हुई है, महाराष्ट्र से, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो नेवी से रिटायर्ड हैं। उसके बाद फिर मेरा जो ओके, स्कूलिंग है, हायर सेकेंडरी स्कूल पूरा, वो गुड़गांव से हुआ है। फिर मैंने अपना बीएससी किया था ओके, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से ही, गुड़गांव से। और मेरा मास्टर्स जो है वो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में था, आईपी यूनिवर्सिटी से, हुँ, हुँ, दिल्ली से। हुँ, और हुँ, उसके बाद से मैंने हुँ, यूजीसी नेट जीआरएफ इन्वायरमेंटल साइंसेज में क्रैक किया था। हुँ, एंड आफ्टर हुँ, दैट हुँ, मुझे जेएनयू में एडमिशन मिल गया था पीएचडी के अंदर। और साथ ही मैंने सर हुँ, आईसीएआर नेट का भी दिया था एग्रीकल्चर में, वो भी मेरा हुँ, क्वालिफाइड था। तो एक उसमें एआरएस होता है, हुँ, एग्रीकल्चरल रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट, समथिंग लाइक दैट। हुँ, तो उसमें भी मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं मेरा जो झुकाव था वो, मतलब मेरा जो ऑप्शनल मैंने लिया एग्रीकल्चर, उससे पहले से ही कहीं ना कहीं था। ये तो सर मेरी एजुकेशन का हुआ, जो मेरी बेसिक एजुकेशन है। हुँ, उसके बाद सर मैंने ये 2018 में डिसाइड किया था कि हुँ, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में ही आना था। ये मैं 2016 में ही जानती थी, मतलब। पर इतना ओके, मतलब करेज नहीं था कि घर पे मैं ये बोल सकूं कि मुझे ये पढ़ाई नहीं करनी है, और मुझे जिसमें चीज में हुँ, जाना है मैं कंप्लीटली टाइम डिवोट नहीं कर पा रही थी। तो बिल्कुल, 2018 में ही मैंने अपना ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और मैंने पीएचडी को वहीं पे लीव कर दिया, क्योंकि हायर एजुकेशन वाज माय पैशन। हुँ, हुँ, क्योंकि घर में कोई भी हायर एजुकेशन में नहीं था, ओके, तो मेरी माता जी भी चाहती थी कि अगर तुम्हें पढ़ाई का मौका मिल रहा है तो तुम जितना पढ़ सकती हो पढ़ो। तो 2018 ओके, में ही तैयारी शुरू की थी। और मैंने सिर्फ अपना हुँ, हुँ, ऑप्शनल जो था एग्रीकल्चर, उसकी मैं कोचिंग उससे पहले ले चुकी थी। इवोल्यूशन हुँ, एक है कोचिंग सेंटर, मुखर्जी नगर में, हुँ, मैंने वहां से ली थी। हुँ, लेकिन उसका ऐसा मुझे कोई बेनिफिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब सर वहां पढ़ाते थे तो मैं उसको सेल्फ रिवाइज नहीं कर पाती थी। और जब मैंने ऑप्शनल को हुँ, फिर बाद में दोबारा उठाया तो वो मेरे लिए जीरो से स्टार्ट करने के बराबर था। और ऐसा हुँ, मैंने कहीं से कोचिंग तो नहीं ली है, लेकिन हाँ, मैंने आंसर राइटिंग का पूरा 1 साल जो है वो पूरा ये के साथ ही किया था, जब मेरा प्रीलिम्स क्रैक हो गया था। और इंटरव्यू जो है वो मैंने दीक्षांत आईएएस से और अमित सर से भी मैंने पूरी गाइडेंस ली। तो सर ये मेरी पूरी अभी तक छोटी सी जर्नी रही है। हुँ, ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पापा नेवी में थे, मतलब घर में कहा जाए एक तरीके से एक सोल्जर वाला माहौल था, है ना? और जी आप भी एक सोल्जर ही हो बट आप सिविल सोल्जर हो, हाँ, है ना? तो और आपने बताया आप हरियाणा से हैं, तो एक भारतीय जो लोग हैं खासकर मतलब लगभग हर स्टेट की समस्या है वुमेन्स को लेकर। लेकिन फिर भी एक धारणा बन जाती है हरियाणा को लेकर बाकी लोगों में कि वहाँ पे एक लिंगानुपात जो है आप समझ रहे हो, क्योंकि इसी वजह बिल्कुल से बिल्कुल। था कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी सरकार हम्म। को वहीं से उन्होंने लॉन्च किया ताकि एक सकारात्मक लोगों को समझ में आए। तो ये चीजें क्या आपको दिक्कत की आपके आसपास ये चीजें वास्तव में है क्या उस रूप में? सर देखिए, अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं सर, तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल। आपने कहा कि हरियाणा में भी हर स्टेट में अपनी तरह की हाँ अलग अलग दिक्कतें हैं। अब बिल्कुल। जहां तक रही बात हरियाणा की, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एक पेट्रियार्कल माइंडसेट थोड़ा सा ज्यादा है दूसरे स्टेट से, ये भी ट्रुथ है। और जहां तक रही बात विमेन्स एजुकेशन की, तो मैं कहूंगी कि उसमें तो हायर एजुकेशन में जाने की जब बात आती है तो लड़की की उम्र जो होती है वो 22-23 तो हो ही जाती है। उसके बिल्कुल बाद क्या बिल्कुल। होता है कि आपके जो पड़ोसी होते हैं, आपके जो सगे संबंधी होते हैं, परिवार वाले होते हैं, वो सब कहने लगते हैं आपको कि आप शादी के लिए लड़का ढूंढ लीजिए। तो बिल्कुल सेम बिल्कुल। चीजें बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसे ही होती थी। हम्म। पापा लड़के लेके आते थे दिखाते थे, लेकिन मैं एक बात में डिटरमाइंड थी कि मुझे शादी नहीं करनी है अभी, आई वांटेड टू स्टडी। तो मैंने पिताजी को ये बात बहुत, मतलब स्ट्रिक्टली आप कह सकते हैं कि मैंने बहुत स्ट्रिक्टली, मैंने और मेरी सिस्टर ने, हम लोगों ने स्ट्रिक्टली स्टैंड लिया है अपने लिए। और मैं बाकी लड़कियों को भी यही कहती हूँ जिनसे मिलती हूँ कि आपको अगर कुछ करना है, पढ़ना है, तो पहला तो एक ट्रूथफुल एफर्ट होना चाहिए आपका। आप जो कर रहे हो आपको अपने साथ ट्रूथफुल रहना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको जो करना है आप उसके लिए साफ साफ बोलिए, स्टैंड लीजिए। मेरे पिताजी जो थे, क्योंकि नेवी का बैकग्राउंड रहा है, तो उन्होंने ज्यादा दिन तक मुझे अपोज नहीं किया।
क्योंकि वो खुद भी बाहर बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में गए हैं, हम जानते हैं। तो वो देखते थे कि मैं और मेरी जो भी मेरे सिबलिंग्स हैं, हम लोग ट्रुथफुली मेहनत कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा विरोध करते थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने हमारे फ्लो में बहना शुरू कर दिया और वो हमारा साथ देते थे। मैं जब दिल्ली में भी रहती थी, मैं 2 साल मुखर्जी नगर के पास नेहरू विहार में रही हूँ, तो वहां पर भी आते थे हमें टाइम टू टाइम और मोटिवेट करते थे। तो माताजी पिताजी का बाद में बहुत सपोर्ट रहा है, और कोई कुछ पूछता था उनसे तो वो बोल दिया करते थे कि नहीं वो पढ़ रही हैं और बाकी कुछ नहीं। तो मोरल सपोर्ट था, फिर बिल्कुल था। हाँ, ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी भी होता है एक परिवार का मोरल सपोर्ट, है ना। मैं भी जब मतलब बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग करता हूँ, खासकर जब वुमेन्स होती हैं, जब उनका एज 25 के आसपास होता है, तो वो कहती हैं कि सर हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, घर पे प्रेशर है। तो एक सामान्य सी बात है, ये भारत का जो सामाजिकरण जो स्तर है, इसमें महिलाओं के लिए चुनौती है ये चीज़ें। तो आपने उस चुनौती को पार पाया, आपको परिवार का सपोर्ट मिला, सब कुछ नहीं मिल पाता है। इसलिए अभी भी ऐसे कई हैं मतलब लड़कियां जो अपने इस ख्वाब को शायद पूरा ना करके उस बंधन में बंध जाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि उस बंधन के बाद उनको मिलता है मौका, जो उनका जीवन साथी होता है उन्हें मौका देता है। सबके साथ शायद ये चीज़ें नहीं होती। शायद आपकी बात को सुनकर उन पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि सबको मौका दे, एक बिल्कुल एक अपने बेटे की तरह उनको भी करें। तो ये बिल्कुल उनको सर अच्छा मैं इसमें, लगेगा। जैसे हाँ सर, हाँ हाँ इसमें हाँ, सर मैं बोलिए। बस 2-3 बातें कहना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि ज्यादातर लड़कियां 25 साल, बिल्कुल सही बात है। मैं जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की तैयारी शुरू करी है, I was 26 and now I am 28. So if you see my journey, it was 2 years. और मेरे साथ और बच्चियां पढ़ती थी, मेरी ओके फ्रेंड्स। I admire and I know that from somewhere कि बहुत सी लड़कियां थी मेरे साथ जो मुझसे भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, और सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं, they were having that personality, they were having that qualities to be an officer, but they were not given that equal chance to study. तो बिल्कुल मैं तो सभी पेरेंट्स को बोलूंगी कि आप मतलब अगर सुनते हैं और समझते हैं, और आपका बच्चा अगर एक सच्चा प्रयास करना चाहता है, तो आप उसको एक मौका जरूर दें। बिल्कुल। अब मैं जो मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है वो लगभग हर स्टूडेंट का होता है कि जब आपको पता चला कि आप सेकेंड रैंक हो तो क्या फील हुआ था उस समय अचानक से, मतलब जब खबर मिली तो? क्योंकि सर मैंने एक्साइटमेंट की जो जैसे फीलिंग पहले होती भी है वो शायद। हाँ सब मेरे साथ थोड़ा सा डिफरेंट था, मैं हाँ हाँ कहूंगी। हाँ हाँ मतलब क्योंकि मेरे लिए सर, मैं एक चीज, मैं पर्सनली अपने आप को जितना जानती हूँ, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, या कुछ भी बनना है। मेरे लिए मेरा जो एम था वो ये था कि आई वांटेड अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर आई कैन कनेक्ट टू पीपल, आई कैन वर्क फॉर देम, वेदर इट इज पीसीएस, यूपीएससी, एनीथिंग, यू नो। तो जब मैंने रिजल्ट देखा, तो उससे पहले 1 घंटे 2 घंटे पहले ही मैंने अपना मेंस का एडमिट कार्ड निकाला था, यूपीपीसीएस का ही 2019 का। तो मैं भाई से बोल रही थी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आप मेरा निकलवा दीजिए और फिर देंगे, नहीं होगा तो एटीट्यूड तो पॉजिटिव था। और घर में उम्मीद थी सबको कि सिलेक्शन तो होगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ते हुए देखा है मुझे। लेकिन ये मतलब एक अगर देखा जाए, जैसे बच्चा होता है तो जब वो सच में मेहनत करता है तो जरूर कभी ना कभी सपना जरूर देखता है कि उसका नाम टॉपरों में आएगा। तो मुझे भी तो उम्मीद थी, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ था। तो सबसे पहले अपना रोल नंबर चेक किया था कि मेरा ही नाम है कि नहीं है। तो इस तरीके से रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आई वॉज बैलेंस्ड कि इट्स ओके, सिलेक्शन हो गया है, बट नाउ इट्स जस्ट अ बिगनिंग एंड आई हैव टू वर्क नाउ, दैट इज द मेन थिंग। तो मतलब अच्छा था, काफी अच्छा था, मुझे खुशी हुई। हम जब आप तैयारी कर रहे थे तो इस तैयारी के दौरान जो मुझे लगता है कि बहुत सारे तनाव आते हैं, हर स्टूडेंट के सामने आता है। कई बार क्या होता है कि एक तो एग्जाम का शेड्यूल टाइम टू टाइम नहीं होता है, दूसरी बात है पारिवारिक समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो इस तनाव के बीच खुद को हम कैसे ऊर्जावान बनाए रखें, बेहतर बनाए रखें? क्योंकि दिल्ली में जो बच्चे, एक प्रवासी मैं उनको कहूँगा, प्रवासी की भांति हैं वो, जहाँ पे उनके सामने स्वास्थ्य से लेकर हर एक समस्या है, कोई अपना नहीं है, तमाम चीजें हैं। तो इस बीच कैसे वो बरकरार रखें अपने आप को, कह सकते हैं कि ऊर्जावान कैसे रखें ताकि एक बेहतर प्रदर्शन कर सके? आपने इस कैसे महसूस किया? सर जैसे आपने कहा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। मैं जब नेहरू विहार में रहती थी, मैंने खुद बच्चों को देखा है कि कितना स्ट्रेस में रहते हैं। पेरेंट्स से दूर, फाइनेंशियल कंडीशन सबकी डिफर करती हैं। खाने के लिए आधे बच्चे बाहर खाते हैं, आधे कुक से बनवाते हैं, कुछ लोग खाते ही नहीं है दोपहर तक। ये सब चीजें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन बहुत मैटर करती हैं।
तो हमारा तो क्या था कि जैसे 2016 से ही मैंने अच्छे से योग सीखा हुआ है पूरा, और ध्यान मैं करती थी शाम को। मेरा मॉर्निंग का रूटीन यही होता था कि सबसे पहले चाहे मेरी पढ़ाई हो चाहे ना हो, कुछ हो या चाहे ना हो, मैं स्टार्टिंग का मॉर्निंग का 1-1.5 घंटा अपने लिए निकालती हूँ। आज भी चाहे जो हो जाए। अभी लास्ट 2 डे से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो मेरी नींद है, वो छूटनी नहीं चाहिए। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनको भी बोलती थी कि आप करिए, इससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। मैं रिक्वेस्ट करती थी उनको, तो मैंने यही रूटीन में रखा। प्लस जहां तक रही फूडिंग की बात, आप पढ़ रहे हैं, आपको इतना लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप बाहर का खाना खा के और एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रह पाए। तो हम लोग खाना भी खुद ही बनाते थे। मेरी दीदी ने बहुत हेल्प की, उन्होंने खाना बनाती थी मेरे लिए, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ करती थी, मैं भी करती थी। तो हम लोग यही कहूंगी कि खाने में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रेकफास्ट एंड योर लंच। ये हैवी करें, आप अच्छे से करें, डोंट स्किप दैट। एंड डिनर बेशक आप थोड़ा बहुत खा लेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज शाम का इतना मैटर नहीं करता। तो ये तो खाने की बात हुई। उसके बाद मैं कहूंगी कि आप जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, जिनसे आप अपने सराउंडेड रहते हैं, वो लोग थोड़े पॉजिटिव हों, आपको जो पॉजिटिव की तरफ प्रेरित करें। मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि जो लोग जिनसे मैं बात कर रही हूँ और जो मुझसे बात कर रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई पॉजिटिव नहीं भी है तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ा जाए, और आप पॉजिटिव की ही तरफ मूव करिए। आप बेशक कितनी भी वर्स्ट कंडीशन में हैं, वो फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है। मेरे पास भी एक पॉइंट पे आके मतलब था ऐसा कि फाइनेंशियली भी दिक्कत हुई थी। तो जब क्राइसिस का टाइम आए तो योर वैल्यूज आर टेस्टेड एट दैट टाइम। तो मैं यही कहूंगी कि अपनी वैल्यूज को ना छोड़ें, और अच्छी आदतें जो है उनको बना के रखें, और दूसरों को भी प्रेरित करें। तो यही कहूंगी सर। बाकी तो है ही कि आप, और मैं ये कहूंगी कि अगर जैसे बच्चे क्या होते हैं, योग और ध्यान को ना एक ओल्ड एज से या फिर अजीब तरह से जोड़ के देखते हैं, विच शुड नॉट बी द केस। अगर आप ऋषिकेश में या हरिद्वार में जाएं तो कितने फॉरेनर्स आते हैं, मैसूर में जाएं आप, वहाँ पे फॉरेनर्स आके डॉलर्स में पैसे पे करते हैं हमारी कंट्री में योग सीखने के लिए। और जो हमारी चीज है खुद की, हम उसकी खुद वैल्यू नहीं समझते। और बेशक चाहे कोई कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, एक्टर हो, आप किसी को भी देख लीजिए जो सक्सेसफुल हैं, वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी जरूर करते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आप एक एक्टिविटी अपनी लाइफ में जरूर रखें। जी बिल्कुल, मतलब कहीं न कहीं आपकी कहने का है कि मन की शांति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति मन की शांति से ऊर्जा को अर्जित कर सकता है। आपका स्टेटस भी है व्हाट्सएप पे, वो कुछ ऐसा ही इंगित करता है, मैंने देखा था, ठीक है? yes, तो जो मैं मेरा एक जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि तैयारी के दौरान अक्सर क्या होता है ना कि हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। हम लगातार पढ़ते हैं तमाम चीज़ों के बीच, तो जैसे हमारी हॉबीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी जो एक सोशल लाइफ होती है, तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? सर देखिए, क्या आपने भी 2015 ऐसा के कुछ बाद, महसूस किया? 2015 के मतलब कुछ चीजें होती हैं देखिए जो हमें थोड़ा कट ऑफ, या आप कह सकते हैं छोड़नी पड़ती हैं, बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस प्रिपरेशन। जैसे कि फेसबुक हो गया आपका, या फिर आप इंस्टाग्राम पे हो गए। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ना है, व्हाट्सएप का मुझे लॉजिक थोड़ा समझ में आता है कि आप फाइल्स ट्रांसफर कर रहे हैं, जीमेल यूज करिए आप। लेकिन ज्यादा मैं सोशल मीडिया पे मैं पर्सनली प्रेफर उस टाइम नहीं करती थी। तो 2015 के बाद ही मैंने सोशल मीडिया से कट ऑफ कर दिया था। और व्हाट्सएप भी मैंने बहुत बाद में 2019 में आके 18-19 में आके स्टार्ट किया था। तो मैं सोशल मीडिया पे तो नहीं थी। जहां तक रही हॉबीज की बात, तो मैंने अपनी हॉबीज कभी नहीं छोड़ी, कभी भी नहीं छोड़ी। मतलब ऐसा होता था कि पढ़ाई छूट जाती थी कभी कभी, लेकिन मैंने अभी तक यही रियलाइज किया कि पढ़ाई आपकी तैयारी में पार्ट प्ले करती है, लेकिन 60-70%। आपका जो मानसिक संतुलन अगर ठीक नहीं है, आप मतलब अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं है, तो आप मेंस में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू हैव टू राइट सो मेनी आंसर्स इन अ लिमिटेड टाइम। देन इंटरव्यू के लिए भी आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है। जैसे मेरे इंटरव्यू में भी मैंने 4 क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाई थी, इट्स ओके, बट आई वाज वेरी कूल एंड काम, और मैंने बहुत अच्छे से बात की थी। एंड दे पीपल वर आल्सो वेरी हैप्पी, दे टेस्टेड मी एट मेनी पॉइंट्स, बट दे आर चेकिंग योर पर्सनैलिटी, एंड पर्सनैलिटी कांट बी बिल्ट इन अ सिंगल डे। तो मैं यही कहूंगी कि आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आप उनको होल्ड करके रखिए। पढ़ाई भी जरूरी है। जब मैं पढ़ती थी तो मैं सिर्फ पढ़ती थी, और जब मैं खेलती थी तो मैं सिर्फ खेलती थी। मतलब आप जहाँ हैं, बी एट योर 100% इन द प्रेजेंट मोमेंट। बिल्कुल।
मेरा भी एक व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि हॉबी जो है वो कहीं आपको बाधा नहीं पहुंचाती, अभी तो आपको कहीं ना कहीं बेहतर बनाती है। ये मेरा भी बिल्कुल मानना है। सर। तो आपने एक जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो एक और उनके सामने एक बड़ी समस्या आती है कि जैसे आपको देखा जाए तो आप एक मतलब बेहतर आपको पृष्ठभूमि मिली, बेहतर संस्थान मिले, तो फिर जी भी आपके सामने समस्याएं तैयारी करने के लिए कि बेहतर शिक्षक कहाँ है, बेहतर संस्थान कहाँ है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो गांव से आ रहे हैं या जिन्हें पता नहीं है, या फिर कई बार क्या होता है कि मैंने अक्सर देखा है कि व्यक्ति गांव में बैठा हुआ है, तमाम माध्यम से उसे लगता है कि चीज़ें बेहतर हैं, वो आकर यहाँ पे एक जांच पड़ताल भी नहीं करता और वहां पर जाकर वो एडमिशन तमाम चीज़ें करने लगता है। फिर इस तरह उसके वक्त मैं कहूँ कि जायज चले जाते हैं और यह चीज़ें भी कहीं ना कहीं तनाव लाती है। तो आपके साथ ये किस रूप में हुआ है, आप इसे किस रूप में देखती हैं? सर, पहले तो मैं इसमें दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगी। पहले मैं अपनी जैसे एजुकेशन की बात आपने कही, इंस्टीट्यूशंस की बात कही, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने गवर्नमेंट कॉलेज, गर्ल्स का गवर्नमेंट कॉलेज था, उससे पढ़ी थी। तो हमारे यहाँ पे भी कोई ऐसा माहौल नहीं था, हमें नहीं पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन जैसी ऐसी कोई चीज होती है। बिल्कुल। लेकिन पता नहीं क्यों हम मेरे अंदर था कि कुछ मतलब पॉजिटिव की तरफ मूव करना है। तो मैंने अपने बैच में और मेरी और भी फ्रेंड्स ने भी डिसाइडेड कि आजकल इंग्लिश का बहुत महत्व है। हाँ, और हम बिल्कुल। लोग जहाँ थे वहाँ ऐसा कोई माहौल बिल्कुल भी नहीं था। ओके। तो लड़कियां भी जानती हैं जो वहाँ पढ़ रही होंगी। तो हम लोगों ने अपने सबके लिए डिसाइड किया था कि भाई हम सब इंग्लिश में बात करेंगे, चाहे थोड़ा थोड़ा ही शुरू करें। तो पहले मजाक के तौर पे हंसते थे, एक दूसरे से इंग्लिश में बात करने की कोशिश की। जब मेरा बैचलर्स का फाइनल ईयर आया तो मुझे समझ में आ गया था कि अगर अब मुझे कुछ यहाँ से बेहतर की तरफ मूव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सर उस टाइम बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, तभी फिर मुझे आईपी के एंट्रेंस में मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थी वहाँ पे भी। तो वहाँ पे जब मैं गई, वहाँ एडमिशन ले लिया, तो वहाँ पे मेरे लिए चैलेंजेस बिल्कुल अलग थे, क्योंकि मैंने वैसा इन्वायरमेंट पहले देखा नहीं था। तो एक बिल्कुल डिफरेंट उसमें जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, मैं एमडीयू से गई थी, तो वहाँ पे फिर अलग बिल्कुल चैलेंजेस बिल्कुल। फेस किए। लेकिन जब मैं वहाँ फर्स्ट डे गई थी तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहाँ पे भी अच्छा करना है। लेकिन फिर मैंने इंस्पायर फेलोशिप के लिए मैं एलिजिबल होती, लेकिन किसी कारणवश मैं कुछ नंबरों से रह गई थी, तो वो भी नहीं मिल पाया था। फिर पिताजी तभी लड़के देख रहे थे, तो मैंने पिताजी से कहा था कि आप 6 महीने रुक जाइए, और अगर मेरा नेट जीआरएफ नहीं निकला तो आपको जो करना हो आप करिएगा। तो 6 मंथ्स का टाइम लिया था मैंने पेरेंट्स से। उसी में फिर मैंने जिया सराय में भाग दौड़ करती थी उस टाइम पे। तो ऐसा रूटीन था कि मुझे दुनिया का पता नहीं था कि क्या चल रहा है दुनिया में, मुझे बस ये था कि आई हैव टू डू इट एनी हाउ। तो उसके बाद नेट जेआरएफ क्रैक हो गया था, तो सब घर पे फिर खुशी का माहौल हो गया कि चलो ठीक है, कुछ अच्छा हुआ। फिर जेएनयू में मैं गई, वहां पे मैंने फिर और सीखा, एक्सपोजर मिला। इस पूरी चीज के दौरान सर मेरे जो टीचर्स थे, मैं कहूंगी दे वर वेरी सपोर्टिव, दे वर वेरी सपोर्टिव। बैचलर्स के टीचर्स ने हमें जीरो से एकदम स्टार्ट कराया कि हमें कुछ नहीं आता, तो वो इस तरीके से पढ़ाते थे। हमारी मैम थी एक, उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने कहा था मुझे कि एक बार कि मेरी बिटिया जेएनयू में पढ़ती है। तो मैं घर आई, मैंने पिताजी से पूछा कि ये जेएनयू क्या होता है। तो पिताजी ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, और जितना उनको पता था उन्होंने कहा कि वहां तो सिर्फ मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं। तो मुझे वो बात खटक गई थी, तो मैंने कहा मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं तो मैं भी उसी में पढ़ूंगी। तो एक दिन मतलब सोचा था कि जेएनयू में एडमिशन लेना है। मैं वहां तक पहुंची तो पिताजी को हुआ कि हाँ, जो कह रही है मतलब कर सकती है। तो हमें अपनी खुद की कैपेबिलिटीज पे विश्वास रखना होता है और मेहनत करनी है। मेहनत जो है वो पॉजिटिव। अब जैसे सर आपने कही कोचिंग्स की बात, तो मैं लकी थी कि मेरे पास कुछ लोग थे, मेरे सीनियर्स हैं, मेरी दीदी है जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मैं जब दिल्ली गई तो मुझे स्ट्रिक्टली मना किया गया मेरे सीनियर्स के द्वारा, मेरी दीदी के द्वारा, कि आपको कोचिंग नहीं लेनी है। तो मुझे ये बात ना पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मुझे था कि नेट जेआरएफ भी कोचिंग लेके निकाला था, क्या पता ये भी जल्दी से कोचिंग लेके निकल जाए। तो मैंने दीदी से बोला कि मैं ऑप्शनल की कोचिंग तो लेके देखूंगी। जब मैंने कोचिंग ली तो मुझे पता चला कि सेल्फ स्टडी इज द मेन थिंग विच मैटर्स इन दिस एग्जामिनेशन, कि आप कितना खुद कर रहे हो। तो फिर मैंने भी डिसाइड किया कि ठीक है, मैं जीएस का खुद करूंगी। तो उसी के बेसिस पे सर मैं कहूँगी लकी थी। लेकिन जो बच्चे जैसे आपने कहा गांव से आते हैं, उनको नहीं पता होता, वो कहीं पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में दे हैव नो ऑप्शन। तो मैं यही कहूंगी कि बेशक आप कोचिंग ले लीजिए कहीं से भी, लेकिन आप थोड़ा ट्रायल का क्लासेस लेके देखिए, आपको समझ में आता है तो ही आप वहां जाइए। और कहीं पे भी कुछ भी करिए, लेकिन खुद तो पढ़ना पड़ेगा,
दिस इज थंब रूल। मेरा एक जो बेसिक सवाल है कि हम एग्जाम पे आते हैं कि जो मेंस होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है आपको रैंक होल्ड करने में, क्योंकि इंटरव्यू में कोई संभावना नहीं होती आप कितने मार्क्स मिलेंगे क्या मिलेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर करती हैं। तो जब आपने मेंस का प्रिपरेशन करना शुरू किया, उसमें आंसर राइटिंग आपने किया, तो क्या लगता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, मैंने पर्सनली लोगों को देखा है कि वो पढ़ने पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं, लिखने पे कम होता है उनका। और खासकर हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लिखने पे उनका बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे होता है ना कि अच्छा ये मैटर इसको पढ़ लेता हूँ उसको भी पढ़ लेता हूँ, वो बहुत पढ़ लेते हैं पर लिख नहीं पाते प्रश्न। तो आंसर राइटिंग की कहाँ तक आप वैल्यू देखते हो मेंस में? सर जब मेरा प्रीलिम्स क्रैक हो गया था तो मैं कोर IAS में अमित सर के पास ही आई थी। आई रिमेम्बर माई फर्स्ट डे, मैंने सर से आके कहा था कि सर मुझे आंसर राइटिंग करनी है। सर ने कहा आ जाना, तो मैं गई थी। तो जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन दिया था एक, एंड आई स्टिल रिमेम्बर आई वॉज नॉट एबल टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट क्वेश्चन। मैं नहीं लिख पाई थी, आई एक्सेप्ट दैट। नॉलेज थी, सब कुछ था, बट प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैं घर पे आके बहुत रोई। फिर मैं सर को नेक्स्ट डे जाके बोला कि सर मेरे पास अभी टाइम है, मुझे मेंस देना है और निकालना है, आप मुझे किसी भी तरह करके मुझे आंसर राइटिंग बता दीजिए कैसे करेंगे। तो सर ने जैसे मुझे पहले बेसिक क्लासेस में बैठाया कि आपका इंट्रो, आपकी बॉडी पार्ट, एंड देन उसके बाद आप कंक्लूजन करते हैं और सजेशंस कैसे देते हैं, एवरीथिंग। तो मैं अपना सारा श्रेय जो है आंसर राइटिंग का पहली बात तो अमित सर को देती हूँ हमेशा के मतलब वो मेरे लिए वंडर्स प्ले किया। दूसरी बात ये कि मैं हर स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूंगी कि जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपने पढ़ा है कितना है, दैट डजंट मैटर, आप कितना पेपर पे रेप्लिकेट कर पाते हैं, ये मेन मुद्दा है। अब पेपर पे रेप्लिकेट कब कर पाएंगे? सपोज जैसे हमारे साथ क्लास में जैसे लोग करते थे कि कोई क्वेश्चन देते थे और बोलते थे कि तुम्हारे पास 8 मिनट हैं, तुम्हें जो लिखना है पेपर पे लिखो। दैट वाज अ काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। और मुझे लगता है कि सर मेरे लिए तो ये बेस्ट था, क्योंकि मैं देखती थी कि मुझे इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी टाइम पे कम याद आता था। तो मैंने ये चीज फिर अपने साथ अपने रूम में भी करना शुरू किया। आई यूज्ड टू टेक एनी टॉपिक और मैं किताब बंद कर देती थी, जो भी मैंने पढ़ा है आज पूरे दिन मैं बोलती थी कि 8 मिनट है तुम्हारे पास और तुम क्या लिख सकती हो लिखो। तो मेंस में आंसर राइटिंग प्लेज द मोस्ट क्रूशियल रोल। आपको कितना भी आता है, यू आर एनी हाउ, कितना इंटेलिजेंट है आप, डजंट मैटर, क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव है आपकी कॉपी जो एग्जामिनर के पास चेक होने जाएगी, वहां आपको कोई नहीं जानता। तो मैं अपनी कॉपी को ऐसे छाप के आई थी मेंस में कि मुझे ये पता था कि मेरे नंबर ना कटे कहीं पे भी। ऑल्दो माई ऑप्शनल वाज नॉट गॉन दैट गुड, उसमें मेरा 30-40 मार्क्स का छूट गया था, लेकिन मेरे GS के पेपर्स, हिंदी का पेपर, एसए का पेपर और दूसरी चीजें कुछ और हैं, बेसिक चीजें इसके साथ साथ, जैसे आप अपनी थोड़ा हैंडराइटिंग पे भी ध्यान रखिए। अगर चीजें देखने में अच्छी नहीं लग रही तो हम उसको फिर मतलब एक साइकोलॉजिकल होता है इसमें कि पढ़ना इंसान पसंद नहीं करेगा थोड़ा, तो हैंडराइटिंग आप थोड़ी ठीक रखिए अपनी, मतलब इतना कि दिखने में अच्छी लगे। दूसरा ये कि आप कुछ जो अच्छे वर्ड्स लिखते हैं, अच्छी लाइंस लिखते हैं, डाटा देते हैं जहाँ पे डायग्राम, मतलब एनीथिंग दैट इज वर्थ टू शो टू द एग्जामिनर, आप उसको अंडरलाइन जरूर करें। अंडरलाइन मैंने अपने हर आंसर में जो भी मैं मतलब मुझे था कि मुझे लिख के आना है, मैं उसको अंडरलाइन करके आती थी। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी मेरे उसमें मेंस में कि मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं। ऐसा तो मतलब होता था कि टाइम लिमिटेड है, आपको पूरे 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं, ये सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है। और अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो तो इसका मतलब है कि बहुत पीछे आप हो जाते हैं। तो मैंने मतलब मुझे ये होता था कि एनी हाउ आई हैव टू कंप्लीट माय पेपर, तो मैं घड़ी मैं सामने रखती थी और जैसे ही मेरा टाइम ओवर होता था एक क्वेश्चन के लिए, अगर मेरा आंसर छूट रहा होता था वो बीच में, तो मैं उसको वहीं छोड़ देती थी, मैं नेक्स्ट पे स्विच कर जाती थी। और लास्ट में नॉर्मली ऐसा होता था कि मेरे पास 5 मिनट भी एक्स्ट्रा बच जाते थे और मैं लास्ट में उस आंसर को भी कंप्लीट कर पाती थी। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप 14-15 आंसर से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे अगर आप ज्यादा लिखने के चक्कर में रहेंगे। तो हमें एक अच्छा, एक मोर देन एवरेज पेपर हमें सारे करके आने हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ पेपर्स बहुत अच्छे करे, कुछ पेपर्स आपने बिल्कुल मतलब अच्छे नहीं करे, तो ऐसे नहीं होगा। कंपटीशन इज टू मच, बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप
जो जितनी मेहनत कर रहे हैं एटलीस्ट आप उसको शोकेस करके आए वहां पे, दैट इज मेन पॉइंट। आंसर राइटिंग आपने बार बताया, और एक जो मैं एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझता हूँ कि एग्जाम में अच्छे रैंक लाने के लिए करंट अफेयर, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो। और हालांकि यूपीपीसीएस का एक अलग ही दायरा है एग्जाम का, और ये यूपीएससी का अलग है, लेकिन मेंस में लगभग दोनों चीजें समान रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उस पर बात होगी। तो करंट अफेयर जो है उसको आप किस नजरिए से देखते हो, और कैसे क्लास में अभी जो आपने दकोर में किया या फिर बाकी आपका जो अप्रोच रहा, वो कहाँ तक आपको रैंक को होल्ड करने में सहायक रहा? सर मैं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा रोल है इस चीज का। करंट अफेयर्स से जैसे जब मैंने 2018 में मेंस लिखा था तो ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज्यादा अपडेटेड रहती थी। मैं करंट अफेयर्स में एक अपनी नोटबुक अलग मेंटेन करती थी, उसमें कुछ नया अच्छा डेटा आया, कोई न्यूज आई, उसकी शॉर्ट शॉर्ट मतलब 2-3 लाइन में लिख लिया करती थी। तो ऐसे करके मैंने एक छोटी सी बुकलेट बनाई थी और उसमें कम से कम 50 से 60 डाटा करंट अफेयर के पॉइंट्स में लिख के रखती थी और उन्हीं को मैं बार बार रिवाइज करती थी। फिर मेरे लिए दूसरा क्या होता था कि जब मैं करंट अफेयर लर्न कर रही होती थी तो मैं तभी की तभी सोच लेती थी कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं ये वाला फैक्ट डालूंगी। मैं हर करंट अफेयर को तभी के तभी उसको लिंक कर दिया करती थी, कोई भी डाटा है चाहे। तो इस चीज से मुझे बहुत मतलब फायदा मिला। मेंस में ऐसा हुआ था कि मैंने अपने हर आंसर में उसको करंट अफेयर से भी जोड़ा था, कुछ केस स्टडीज भी देती थी और उसकी कुछ इनोवेटिव आप सॉल्यूशंस लिख के रखी 10-15, वो भी आप दें। तो इससे क्या होता है कि जो इम्पैक्ट होता है एग्जामिनर पे, उसको लगता है कि बच्चे ने बहुत ज्यादा पढ़ा है। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन वी डू हैव लिमिटेशंस, हम एनसाइक्लोपीडिया नहीं बन सकते, तो हमें थोड़े में और ज्यादा नंबर लेने हैं। तो 50-60 फैक्ट्स डाटा जो भी करंट अफेयर चल रहा है अभी आप उसको रखिए। और जैसे आपने कहा यूपीपीसीएस में इस बार बहुत से क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल करंट अफेयर से ही रिलेटेड थे, ओरिएंटेड थे। जैसे इंफॉर्मेशन कमीशन में कोई कमिश्नर चेंज जो हुआ था उससे रिलेटेड आया था, और हमारा जैसे उस टाइम पे कुछ आईआर में जो था चाइना के ऊपर जैसे क्वेश्चन आया। तो आप जो चल रहा है उसमें तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना ही पड़ेगा। करंट अफेयर वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय प्रिपरेशन, मैंने उसको हर जगह रिलेट किया है अपने आंसर्स में। अक्सर ये मतलब मैंने एस्पिरेंट को देखा है कि स्टैटिक्स तो लगभग हर कोई पढ़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, और लेकिन कई बार क्या होता है ना, बच्चे की स्टैटिक्स के लिए ढेर सारी किताबें पढ़ने लगते हैं कि पॉलिटी के लिए किताबें ये नोट्स तमाम चीज़ें, जबकि मुझे भी लगता है कि शायद एक चीज़ पे हमें रहना चाहिए। आपने कैसे किया स्टैटिक्स को कंप्लीट? सर मैंने स्टैटिक पोर्शन के लिए सर बहुत ही बेसिक किताबें थी, मैंने सिर्फ वही बार बार पढ़ी। मैंने ऐसा नहीं किया, मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी तो किताबें मैंने भी इकट्ठी करी थी, लेकिन कुछ ही महीनों में मुझे ये समझ में आ गया था कि ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये कोई मास्टर या छोटी वो पढ़ाई नहीं है जहाँ पे आपको सिर्फ एक दो पेपर देने हो, इतने सारे पेपर देने हैं। पेपर से पहले हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं होता है, ये भी एक फैक्ट है। तो मैं कोशिश ये करती थी कि मैं फिर अपना जो सोर्सेज हैं उसको बिल्कुल कम से कम, मैंने चारों जीएस पेपर्स के लिए छोटी छोटी फाइल्स बना रखी थी, मैं उन्हीं में अपने जो पेजेस थे वही इकट्ठे करती थी। और जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, जो बेसिक बुक्स हैं, एनसीईआरटी हो गई ज्योग्राफी के लिए है। और मैंने जैसे इकोनॉमी मैंने खुद की थी, मैंने मृणाल सर की वीडियोस देख के मैं अपने खुद हैंड नोट्स बनाए थे। मेडाइवल हिस्ट्री जो था मेरा थोड़ा वीक था, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी कॉपी ल्यूसेंट और वीडियोस देख के अपनी खुद बनाई थी। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन मैं कहूंगी कि आप सोर्सेज कम रखें और वही सोर्सेज रखें जो स्टैंडर्ड हैं, ना कि ये कि अलग अलग किताबें पढ़ के और फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करें। बिल्कुल। मतलब कहीं न कहीं ये बातें मतलब दिखाई देती है कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका एक अप्लाई फॉर्म आपको आना चाहिए, चाहे वो करंट का हिस्सा हो, स्टैटिक्स हो, और अब तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो स्टैटिक्स आप पढ़ रहे हैं उसको भी करंट से कोरिलेट करें। अदरवाइज़ आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ने के दौरान ही बनी रहेगी, वो एग्ज़ाम हॉल में नहीं आएगी। अभी भी जैसे बच्चे हैं जो कुछ आंसर राइटिंग करते हैं, लिख कर अभी सिलसिला चल रहा है, हिंदी मीडियम में भी देखने को मिल रहा है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि अभी भी वो चीज़ें उस रूप में नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब अभी भी एक जोर है उनका पढ़ने पे, मैं जो अभी भी देख पा रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो एक और मतलब प्रश्न मैं क्या करूँ, मैं अगला बातचीत के दौरान मैं पूछना चाहूँगा कि अभी आपके सामने तो रैंक का पता चल चुका है, मैं आ चुका हूँ, अब आपकी ज्वाइनिंग आएगी, तो अभी आगे यूपीएससी को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी है?
क्योंकि एक समस्या आती है लोगों के सामने कि एक स्टेट का एग्जाम है और यूपीएससी का एग्जाम है। यूपीएससी तो एक समय पे बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, पर स्टेट में चेंजेस होते हैं। तो ये जो समन्वय वाली चीजें है ना, ये बड़ी दिक्कतें करती हैं एस्पिरेंट को कि कैसे समन्वय बनाए इन दोनों के बीच। डेट अलग है, कई बार क्लास होता है अभी, है ना, तो ये चीजें कैसे आपने मैनेज किया? सर इसके लिए मैं एक चीज मैं बहुत ऑनेस्टली बोलना चाहूंगी, इट्स वेरी डिफरेंट टू हैव कोऑर्डिनेशन इन दीज टू डिफरेंट काइंड ऑफ, क्योंकि पीसीएस में थोड़ा ओरिएंटेशन कुछ कुछ सेम ही होता है, लेकिन आपको जैसे मैंने उत्तर प्रदेश का स्पेसिफिक पार्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर मैंने बहुत अच्छे से किया था। तो जब मैं वहां टाइम दे रही हूँ और एक सिर्फ जो बच्चा यूपीएससी के लिए पढ़ रहा है तो वो सिर्फ सारा करंट अफेयर जो होगा वो यूपीएससी के से करेगा, तो बिल्कुल अप्रोच डिफरेंट होती है। जैसे प्रीलिम्स और मेंस में आपको अपना माइंड स्विच करना पड़ता है, अप्रोच बिल्कुल अलग है। ऐसे ही एक पीसीएस एग्जामिनेशन में और एक यूपीएससी में थोड़ा डिफरेंस तो होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम जब यूपीएससी दिया था तो मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पहले ये मेरा जो मेंस था उसी टाइम पे क्लैश कर गया था, तो इसलिए मैं वहां पे मैंने पूरा ध्यान हटा दिया था यूपीएससी से मेरा, लेकिन पूरा फोकस जो था वो यूपी पीसीएस पे ही था। लेकिन जो बच्चे मतलब कर रहे हैं कि दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और वो चीजें पहले करें जो दोनों में कॉमन है, ये है। लेकिन अभी जितना कंपटीशन है, देयर आर स्टूडेंट्स हु ट्राई टू बी स्पेसिफिक इन देयर अप्रोच। तो मैं तो ये कहूंगी कि आप एक समय पे एक ही चीज करें। अगर आप यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो यूपीएससी के लिए ही करें। लेकिन मैंने एक टाइम पे मैंने खाली उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम को टारगेट किया था, मेरा पूरा ध्यान एक ही जगह था क्योंकि आई वांटेड टू मेक श्योर दैट रिजल्ट पॉजिटिव आए। हम आंसर राइटिंग की फिर से बढ़ते हैं। आपने जीएस के लिए बात की आंसर राइटिंग को, ऑप्शनल में भी बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आंसर राइटिंग जरूर करें। वहाँ भी हम अक्सर अभ्यर्थियों को देखते हैं कि वो क्लासेस ज़्यादा करते हैं, नोट ज़्यादा पढ़ते हैं, और मतलब टेस्ट सीरीज का है उसमें एक फॉर्मेट है कि टेस्ट सीरीज करते हैं। पर फिर भी मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि ऑप्शनल में भी आंसर राइटिंग ज़्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे आप मार्क्स ज़्यादा ला सकते हो। तो आपने आंसर राइटिंग ऑप्शनल के लिए क्या किया? सर जैसे मैंने मेरे ख्याल बताया से कि पहले तो जूलॉजी मैंने था शायद आपका ऑप्शनल, राइट? एग्रीकल्चर था सर मेरा, और जो मेरे ओके आसपास के ओके लोग ओके। हैं और इवन मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं आईएआरआई से, उनका मेरे पास कॉल भी आया एंड दे वर वेरी शॉक्ड कि एग्रीकल्चर से कैसे निकाल सकती हो एग्जाम, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड आई डोंट हैव एनी फॉर्मल एजुकेशन इन दैट। तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो मैं ये कहूंगी सर कि जैसे ऑप्शनल में कुछ चीजें मैटर करती हैं। पहले तो जब आप ऑप्शनल ले ही रहे हैं, सबसे पहले ये देखें क्या आपका उसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड है, या नहीं भी है तो क्या आप कर पाएंगे उसको। जैसे जब मैंने एग्रीकल्चर चूज किया था, मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि मैं कर लूंगी, आई नो हाउ टू फेच मार्क्स एक्चुअली। कम अगर मैं कम भी पढ़ रही हूँ और समथिंग अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने ट्यूशंस इतना पढ़ाया है बच्चों को, तो मेरा बायोलॉजी का बैकग्राउंड रहा है, इन्वायरमेंटल साइंस का, जूलॉजी का, सबका बैकग्राउंड रहा है। एग्रीकल्चर में कुछ नई चीजें बस पढ़नी थी, तो मुझे लगा कि ये मार्क्स के हिसाब से भी और इंटरेस्ट के हिसाब से भी मेरे लिए अच्छा होगा, तो मैंने इसलिए चूज किया था। और चूज करने के बाद मैं बहुत बार पछताई भी लेने के बाद, क्योंकि मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती थी बीच में, और इतना वास्ट सब्जेक्ट था कि आप पेपर से पहले पूरा इसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं, ये ठीक है। तो इसके लिए फिर मैंने एक इनोवेटिव आइडिया किया था। मैंने 15-15 पेजेस की अपना पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की बुकलेट्स बनाई थी, और मैं उन सिर्फ बुकलेट्स को पढ़ती थी, मतलब एग्जाम से पहले, क्योंकि मैं मेन तो चीजें नहीं कर सकती थी। तो उससे क्या होता था, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता था और मैं सिर्फ खुद को ये बोलती थी यस आई नो एवरीथिंग, कुछ भी आएगा मैं कर लूंगी। तो वो चीजें मुझे बहुत हेल्प करी। और मैं कहूंगी कि ऑप्शनल में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत ज्यादा। अब जैसे कहा आपने कि प्रैक्टिस, तो बिल्कुल मैंने जैसे जहाँ से कोचिंग ही ली थी इवोल्यूशन से, उनसे मैंने बाद में रिक्वेस्ट भी किया था जब मेरा यूपीपीसीएस का मेंस होने वाला था कि सर मैं यहाँ पे अपनी टेस्ट सीरीज देना चाहती हूँ। दे पीपल वर गुड एंड दे अलाउड मी कि ओके आप आके दे दीजिए। तो मैंने वहाँ पे टेस्ट सीरीज लिखी थी। मार्क्स पर नॉट गुड, वहाँ पे मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे क्योंकि मैंने लर्निंग की प्रोसेस में मैं ऑप्शनल में गई ही नहीं थी। तो मुझे वहाँ पे समझ में आया कि अभी मेरी कमियां हैं, इसमें मुझे लर्निंग फेज में जाना पड़ेगा ऑप्शनल में। तो उसके बाद ही फिर, क्योंकि मुझे टाइम मिला था काफी प्री और मेंस के बीच में, तो सर मैंने ऑप्शनल में फिर बहुत मेहनत करी, लर्निंग पे ध्यान दिया, एंड आई थिंक उससे मेरा रिजल्ट यील्ड हुआ है। तो ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मेरा जो एक महत्वपूर्ण सवाल है वो मेरा नहीं, लगभग एक धारणा पे आधारित सवाल है, मैं उसे सच भी नहीं मानता। अक्सर एस्पिरेंट के मत एक धारणा है कि आपका, जैसे आपने अंग्रेजी माध्यम से दिया हुआ था, ठीक है, पर आपकी हिंदी भी उतनी ही अच्छी है, मैं समझता हूँ कि मैं व्यक्तिगत आपको जानता हूँ आपकी कॉपी और क्लास के माध्यम से भी। पर ये एक धारणा है अभ्यर्थियों के मन में कि अंग्रेजी माध्यम को ज़्यादा लाभ मिलता है संस्थागत तौर पे, कंटेंट के तौर पे, हर तरीके से। क्या आप इस चीज को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आपने दोनों ही माध्यम के, मुझे लगता है क्लास में आप हिंदी मीडियम के बीच बैठे भी हैं, उनके साथ आंसर राइटिंग भी किया है, तमाम चीजें आपने देखा है, तो आप इस चीज को किस रूप में देखती हैं? कहाँ तक सच लगता है आपको ये? सर इसमें मैं पहले एक सबसे पहले मैं ट्रूथफुली जो बताऊं, आपको ही पता ही है, मेरे जो सीनियर्स थे दे ऑल आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। जो मेरे साथ बच्चे क्लास में बैठते थे दे ऑल वर फ्रॉम हिंदी मीडियम। अमित सर ने कि कुछ मुझे क्लासेस में बैठने के लिए अलाउ भी किया था, दे वर आल्सो इन हिंदी मीडियम। आई यूज्ड टू कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश माई सेल्फ। तो वो मेरे लिए भी चैलेंज था, और मैंने बहुत सीखा है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से कि वो क्या गलतियां करते हैं और जो मुझे नहीं करनी। मैंने इंग्लिश मीडियम के सारे स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है। आई डोंट हैव इवन अ सिंगल फ्रेंड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। तो एक चीज कहूंगी इसमें कि जैसे आपने कहा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, ये ट्रुथ भी है कि हाँ होती है। मैंने जब उनके साथ पढ़ी हूँ तो मैंने भी इस बात को रियलाइज किया है कि उनके लिए समस्याएं तो हैं, और समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो प्राइमरी और जो उनकी बेसिक एजुकेशन होती है वो सारी वो हिंदी में करके आते हैं, और फिर उसके बाद आगे पढ़ाई भी हिंदी में ही कर रहे हैं। इंग्लिश वाले को क्या होता है, थोड़ा सा एक एज मिल जाता है, और आप एग्जाम का अगर पैटर्न देखें थोड़ा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ इंग्लिश वाले को एक एडवांटेज मिलता है उसमें, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो मैंने देखा है कि, लेकिन मटेरियल के मैं इसमें नहीं एग्री करूंगी कि मटेरियल कम है। जैसे कि जब मैंने उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना चाहती थी तो मुझे इंग्लिश में मटेरियल नहीं मिला था, मैं हर चीज खुद कन्वर्ट करती थी अपने लिए इंग्लिश में। तो ऐसा नहीं है हिंदी के लिए, अब जैसे इतने मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं जो हिंदी में मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं, और मटेरियल इतना ज्यादा है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। तो मैं कहूंगी कि आप मटेरियल कम से कम रखें, पहला तो मटेरियल का कोई इशू नहीं है। और ये है कि आंसर राइटिंग की जैसे बात करें, हाँ तो आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। जैसे मैं जब आंसर लिखती थी तो आई यूज टू कवर ऑल द डायमेंशंस, आई यूज टू ट्राई कि मैं डाइवर्स पॉइंट्स दे सकूं उसमें, कुछ केस मतलब इनोवेशन। आपको इनोवेटिव होना होगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं चाहे हिंदी मीडियम से हैं, नो मैटर्स व्हाट, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। और सिलेक्शन करवाना है तो देखिए, जो नॉर्मल एक बच्चा पढ़ रहा है और आपको उससे एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं तो एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिस इज ऑल्सो ट्रुथ। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, तो किसी भी तरह का प्रेजुडिस नहीं रखना चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो I also agree that yes, there are some problems because of the education system in India. That is true. But आपको सिलेक्शन करना है तो आप उन चीजों को ना देकर मेहनत करिए तो जरूर हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमने लगभग उन सभी पहलुओं को छुआ और बात करने की कोशिश की, फिर भी हमेशा प्रश्न अधूरे ही रहते हैं। फिर हम, आप तो जुड़ी हुई हैं हमसे, हम फिर कभी बात करेंगे तमाम चीज़ें, लेकिन फिर भी है कि आने वाले समय में मैं फिर से कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको एक रोल मॉडल के रूप में देखेंगे। तो ये बातें आपके उस कार्यशैली में भी आएगी, जब आप ज्वाइनिंग करोगे की जाएंगे तो वहाँ से भी एक रोल मॉडल क्रिएट होता है, एक टॉप करने के बाद एक कार्यशैली में भी। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपका आने वाला समय और बेहतर हो और बेहतर भविष्य की ओर जाए। और मैं तो कहूँगा कि अभी यूपीएससी आप तो वहाँ पे भी आईएएस आप बनो, है ना। मेरी एक हार्दिक इच्छा यही है और इंस्टीट्यूशन की भी इच्छा है कि आप आईएएस पे बनो, ताकि मुझे फिर से आईएएस के तौर पे आपसे बात करने का मौका मिले तो मैं भी अच्छा महसूस करूँ, है ना। अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं आपसे बात किया इतना और आपसे बहुत चीज़ें जाना, मुझे भी सीखने को मौका मिला। आप अपनी तरफ से, मैं एक चीज में बिलीव करती हूँ, बताइए। नहीं आप बोलो। सर मैं एक चीज में बिलीव करती हूँ बस कि एक पर्सन को किसी रेस में नहीं लगना चाहिए, विच इज द ट्रेंड एक्चुअली। एंड मैंने देखा है बच्चों को पढ़ते हुए, एंड आई फील वेरी बैड, क्योंकि अभी जो एक पूरा सिस्टम चल चुका है, वी ऑल आर रनिंग फॉर जॉब एक्चुअली, दिस शुड नॉट हैपन। जो भी करे कोई स्टूडेंट, वो उसकी एक इनर कॉलिंग होनी चाहिए, आपके अंदर से वो चीज करने के लिए आए, जैसे मैंने कहा ना। तो
जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चों से मैं मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे यही कहूंगी कि आप जो भी कर रहे हो शिद्दत से करो, बिकॉज आप अपना टाइम भी दे रहे हैं वहाँ पे, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कहीं कमी है, तो आप उस कमी को एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हो और उस पर वर्क करें। तो यही चीज होगी सर। आप फाइनली उन एस्पिरेंट्स से जो आपको वर्चुअली देखेंगे, आने वाले समय आपसे मिलेंगे भी, लेकिन जिस तरह कोविड का लग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो मौका बहुत ज़्यादा किसी को मिलने वाला है। तो वर्चुअली आप उनको एक फाइनल मैं कहूँगा संदेश क्या देना चाहेंगे, जो अभी लगे हुए इस एग्जाम में या फिर जो आने वाले हैं, ठीक है, उनको जी एक विशेष क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सर मैं बस यही कहना चाहूंगी, जैसे मेरे साथ बहुत और लोगों ने मेंस दिया था, और मैं स्पेसिफिकली जो मेंस देने वाले जो बच्चे हैं अभी यूपी पीसीएस का ही, उनके लिए एक मैसेज देना चाहूंगी कि मेरे साथ जिन बच्चों ने मेंस दिया था उनमें से मोस्टली लोगों की तबीयत खराब हो गई थी मेंस के दौरान। एंड मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेपर में अच्छा तभी कर पाओगे जब आप अंदर से बैलेंस्ड होंगे, जब आप पीसफुल होंगे, काम होंगे। आपने जो याद किया है वो टाइम पे तभी याद आ पाएगा जब आप अंदर से स्टेबल हैं। तो खाने पीने पे थोड़ा मैं कहूंगी इस चीज को थोड़ा आप करें, और रेस्ट जरूर करें बीच में, बेशक कम ही रेस्ट करें। जैसे मीन्स के दौरान मैं रात में सिर्फ 3 या 4 घंटे सोती थी, और पूरा 1 हफ्ते तक मेरा यही रूटीन रहा था, विच आई एम नॉट यूज टू। तो बहुत दिक्कत हुई थी उस टाइम पे, लेकिन मुझे ये पता था कि पूरे साल मेहनत की है, और अगर अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इस चीज में तो रिवीजन नहीं हो पाएगा और रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। तो इस चीज में कहूंगी, और पॉजिटिव रहें आप, आपने जो किया है, इतनी मेहनत की है, उस पर विश्वास रखें कि यस, आप अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स बोलें कि हाँ मैं कर लूंगी या कर लूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर टाइम आपके आसपास कोई आपको पॉजिटिव बोलने के लिए नहीं होगा। सो यू हैव टू बी योर ओन मोटिवेशन एंड हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द एग्जाम। सारा रिवाइज करके जाइए, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़िए। ट्राई टू कवर द कंप्लीट सिलेबस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पेपर में जो आपने पढ़ा है उसको पूरा बैलेंस होकर अच्छे से करके आइए और रिजल्ट निकालिए। अब मैं अंत में इतना ही आपसे कहूँगा कि फिर से मतलब आपको सफलता की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से भी, पूरे परिवार की तरफ से भी, और आने वाला समय आपका बहुत बेहतर हो, मतलब एक सुकून भरी जिंदगी आपको मिले। मैं तो यही चाहूँगा कि सुकून बहुत जरूरी है जिंदगी में, इस आपाधापी वाले में, है ना। तो मैं फिर हम हो सकता है कभी मुखातिब हो, एक दूसरे से बात करने का मौका मिले। मैं तो यही चाहूँगा कि आईएएस के तौर पे आपसे मौका मिले मुझे, है ना। मुझे बेहद खुशी होगी, है ना। थैंक यू सो मच सर, आई एम सो थैंकफुल टू यू, थैंक यू।